कई बार ऐसा होता है कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं का उपभोग कर रहा होता है उनके कुछ विभिन्न संयोग इस तरह से बनते हैं कि वो किसी भी संयोग का उपभोग करे, हर दशा में उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता समान ही होती है। अब ये कुछ ऐसी दशाएं हैं जिनके कारण एक उपभोक्ता उन दो विभिन्न दशाओं में से किसी एक का चयन करने के लिए उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों ही दशाओं में उसको समान उपयोगिता प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के लिए एक उपभोक्ता 1 गिलास दूध और 4 ब्रेड का उपभोग कर रहा है। दूसरी दशा में वो आधा गिलास दूध और 6 ब्रेड का उपभोग भी कर सकता है। ये दोनों दशाएं ऐसी हैं जिनसे उपभोक्ता को समान मात्रा में उपयोगिता प्राप्त हो रही है, लेकिन जब वो दो वस्तुओं में से किसी एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाता है तो दूसरी वस्तु के उपभोग को उसको कम करना होता है। अगर वो ऐसा करेगा तभी उसको दोनों दशाओं से समान उपयोगिता मिलेगी। उदासीनता का यह जो नियम है, इसके आधार पर हम जो ग्राफ बनाते हैं उसे ही उदासीनता वक्र कहते हैं। उदासीनता वक्र का प्रतिपादन प्रोफेसर एजवर्थ ने 1881 में किया था। आइए उदासीनता वक्र को और अच्छे से समझने के लिए एक परिभाषा देखते हैं। प्रोफेसर हैंडरसन के अनुसार वस्तु के ऐसे सभी संयोग जिनसे समान संतुष्टि प्राप्त होती है के बिंदु पथ को उदासीनता वक्र कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी वस्तुओं के संयोग से उनके जो उपभोग हैं, उनका जो संयोग है, ऐसे समान बिंदु प्राप्त होते हैं जिससे आप किसी भी संयोग का उपभोग करें उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता समान ही रहेगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए आइए एक उदाहरण देखते हैं जिसमें हम तालिका और ग्राफ के प्रयोग द्वारा इसको समझेंगे। हम एक तालिका का निर्माण करेंगे जिनमें दो वस्तुओं का हम उपभोग करेंगे, यहाँ पे संतरा और सेब का। 5 संयोग रहेगा हमारे पास। पहला संयोग ये हो सकता है कि हम संतरे की 2 इकाई और सेब की 14 इकाई का प्रयोग करते हैं, ये एक संयोग हुआ। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि संतरा की 4 इकाई और सेब की केवल 10 इकाई का उपभोग करें, तो दोनों ही कंडीशन में हमको समान संतुष्टि मिलती है। या हम इसको इस तरह भी चेंज कर सकते हैं तीसरे संयोग में कि हम संतरा की केवल 6 इकाई का ही प्रयोग करें और सेब की 7 इकाई का प्रयोग करें। तो और उसके बाद चौथे संयोग में हम संतरा की 8 इकाई और सेब की 5 इकाई का प्रयोग करें। पांचवें संयोग में हम संतरा की 10 इकाई और सेब की 4 इकाई का प्रयोग करें। अब इस टेबल में आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम संतरा का उपभोग बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हम सेब के उपभोग को क्या करें, कम करते जा रहे हैं। यानी समान संतुष्टि प्राप्त करने के लिए एक उपभोक्ता अगर 2 इकाइयों का प्रयोग कर रहा है तो एक इकाई जो एक वस्तु है उसकी इकाई में जैसे जैसे वो वृद्धि करते जाता है, दूसरी वस्तु की इकाई में उसके उपभोग में उसी अनुपात में वो धीरे धीरे कमी करते जाता है। अब अगर हम इसमें सीमांत प्रतिस्थापन की दर देखें अगले कॉलम में, सीमांत प्रतिस्थापन की दर के आधार पे हम कह सकते हैं कि पहले तो उसने क्या किया, सेब का 14 यूनिट का वो प्रयोग कर रहा था, लेकिन उसके बाद वो प्रति दर जैसे जैसे उसने संतरा का उपभोग बढ़ाता गया और सेब का उपभोग कम करता गया तो उसके सीमांत प्रतिस्थापन की दर उसको किस तरह से प्राप्त हुई। पहले तो 14 ही था उसका, फिर 14 - 10 4, 10 - 7 3, 7 - 5 2 और 5 - 4 1। तो इस तरह से उसकी सीमांत प्रतिस्थापन की दर भी घटती गई। अब इस सारणी को हम एक ग्राफ की सहायता से समझते हैं। इस सारणी के लिए हम ग्राफ का निर्माण कुछ इस तरह से करेंगे। हमने एक मूल बिंदु लिया, मूल बिंदु से हमने एक एक्स एक्सिस लिया और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमने संतरा की उपभोग की गई इकाइयों को दर्शाया, यानी कि 2, 4, 6, 8 और 10। और वाई एक्सिस पर हमने
सेब की इकाइयों को दर्शाया, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। अब हम देखते हैं कि दोनों में संबंध किस प्रकार का हुआ, किस तरह से हमने संतरे की इकाइयों को हम बढ़ाते गए और सेब की इकाइयों को हम कम करते गए। जब हम संतरा की जब हम 2 इकाई का प्रयोग कर रहे थे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सेब की हम 14 इकाई का प्रयोग कर रहे थे। जब हम संतरे की 4 इकाई का प्रयोग किए तो हमने सेब की 10 इकाई का प्रयोग किया। जब हमने संतरा की 6 इकाई का प्रयोग किया तब हमने सेब की 7 इकाई का प्रयोग किया। जब हमने चौथी दशा में संतरा की 8 इकाई का प्रयोग किया तो हमने सेब की 5 इकाई का प्रयोग किया। और अंतिम दशा में 5वीं अवस्था में जब हमने संतरा की 10 इकाई का प्रयोग किया तो वहाँ पे हमने सेब की सिर्फ 4 इकाई का प्रयोग किया। तो ये जो हमारा ग्राफ है ये बाएं से दाईं ओर घटता हुआ एक उदासीनता वक्र को दिखा रहा है कि उपभोक्ता विभिन्न संयोगों से समान संतुष्टि प्राप्त करने के लिए बहुत सारे जो उसके पास संयोग, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उनमें किसी भी ऑप्शन का चयन करने के लिए वो न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है, एक वस्तु का उपभोग बढ़ाता है और एक का कम करता है। तो हर दशा में उसको सीमांत उपयोगिता जो है वो बराबर ही प्राप्त होती है। आइए देखते हैं उदासीनता वक्र की विशेषताएं कौन कौन सी है। उदासीनता वक्र की पहली विशेषता यह है कि इसका ढाल ऋणात्मक होता है, यानी कि जब उदासीनता वक्र बनाया जाता है तो उस कंडीशन में 2 वस्तुओं के उपभोग को कुछ इस तरह से संतुलित किया जाता है कि जैसे जैसे हम एक वस्तु का उपभोग बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे दूसरी वस्तु के उपभोग को हम कम करते जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कुछ इस तरह के ग्राफ का निर्माण होता है और इसका जो ढाल होता है वो बाएं से दाईं ओर झुकता हुआ मिलता है। उदासीनता वक्र की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें जो ढाल होता है वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर यानी कि कॉन्वेक्स होने की प्रवृत्ति रखता है। कॉन्वेक्स होने की प्रवृत्ति रखना ये इसलिए हो पाता है क्योंकि यहाँ पर भी सीमांत उपयोगिता हास नियम लागू होता है। वस्तु की वो कितनी भी इकाई का प्रयोग करें, प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती जाती है। इसलिए बाएं से दाईं ओर जब वह ग्राफ झुकता है तो वो निरंतर मूल बिंदु की ओर अग्रसर होने की कोशिश करता है। इसकी तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि एक उदासीनता मानचित्र पर कई उदासीनता वक्र होते हैं। जैसा कि हमने देखा कि एक जो उपभोक्ता होता है वो वस्तु की केवल 1 या 2 इकाई तक अपनी आय को सीमित नहीं रखता है, अपनी सीमित सी आय से वो बहुत सारी वस्तु का प्रयोग करता है। इस कंडीशन में एक ही मानचित्र पर बहुत से उदासीनता वक्र बन सकते हैं। ऐसी दशा में उदासीनता वक्र कुछ इस तरह से दिखाई देता है और इस पर बहुत सी, मान लीजिए 3 इकाइयों का प्रयोग हुआ तो कुछ इस तरह से बाएं से दाएं वो झुकता हुआ प्रतीत होता है। उदासीनता वक्र की अगली और महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि इसमें वस्तुओं का उपभोग का बढ़ना और घटना एक साथ नहीं होता है। दोनों वस्तु के उपभोग को हम एक साथ नहीं बढ़ाते और दोनों वस्तु के उपभोग को हम एक साथ कम भी नहीं करते। एक को बढ़ाते हैं तो दूसरे को घटाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते। और उदासीनता वक्र की अगली महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये गोलाकार भी हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि जब भी वस्तु के सीमित मात्रा का प्रयोग किया जाए तो उसकी सीमांत उपयोगिता एक समानांतर, एक समान रह जाती है। ऐसी कंडीशन में कुछ इस तरह से गोलाकार, क्योंकि इसमें जो ग्राफ का निर्माण होता है वो कुछ इस तरह से होता है और इसके आधार पर एक गोलाकार ग्राफ का निर्माण होता है। तो यह भी कहा जा सकता है कि उदासीनता वक्र किन्हीं दशाओं में गोलाकार भी हो सकता है। बच्चों, इस अध्याय में हमने जाना कि उपभोक्ता संतुलन क्या है और इसकी गणना किस प्रकार की जाती है। उपभोक्ता संतुलन की गणना करते हुए हमने उपयोगिता की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में भी जाना, जैसे कि उपयोगिता क्या है, सीमांत उपयोगिता क्या है, सीमांत उपयोगिता हास नियम क्या है, इसकी क्या मान्यताएं हैं और ये कब लागू होता है।
साथ ही हमने समसीमांत उपयोगिता के भी कई अवधारणाओं को देखा। कुल मिलाकर इस अध्याय का सार यही है कि एक विवेकशील या समझदार उपभोक्ता जो है वो हमेशा यह प्रयत्न करता है कि अपने कम से कम आय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सके, और ऐसा वो तभी कर पाता है जब वो उपभोक्ता संतुलन या उपयोगिता जैसी अवधारणाओं को समझ पाता है। तो जिस तरह एक उपभोक्ता की मनोदशा कम आय में अधिक लाभ प्राप्त करने की होती है, बिल्कुल उसी तरह एक विक्रेता या उत्पादक की मनोदशा भी कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की होती है, और ऐसा वो तभी कर पाता है जब वो उपभोक्ता की मनोदशा को पढ़ लेता है, यानी कि उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति क्या है, वो कितना व्यय करना चाहता है, उसका फैशन क्या है, उसकी किस वस्तु में रुचि है, उपभोक्ता का स्वभाव क्या है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन करने के लिए वो उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र का अध्ययन करता है। तो ये तो रही बात उपभोक्ता या उत्पादक के मनोदशा की। अब आगे हम देखेंगे कि उपभोक्ता की इन्हीं दशा पर किसी वस्तु के मूल्य के बढ़ने या घटने का क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर बाजार में किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाने पर उपभोक्ता द्वारा की जा रही मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है।